सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो बेसिकली जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इन्फ्लेशन के ऊपर। सो ये जो इन्फ्लेशन होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत बुरा असर डालता है। या बेसिकली कोई भी बिजनेस होता है, फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर कोई भी एसेट क्लास होता है, उसकी वाट लगा देता है। और बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं और बेसिकली बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस उससे अलग अलग चीज़ें करके उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको बेसिकली ये बताने वाले हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन आता है तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा एसेट क्लास कौन सा होता है। आज हम 3 एसेट का डिस्कस करने वाले हैं और वो तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है। ठीक है, इस बेसिकली हम नंबरिंग से चालू करेंगे, हमको बता देंगे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और बेसिकली अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में और जानकारी चाहिए, बेसिकली मीन्स इन्फ्लेशन क्या होता है, वो कैसे बिजनेस को इफेक्ट करता है, सो उसके लिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया। इस वीडियो का पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 का वीडियो का लिंक ऊपर मैं आई बटन दे दूंगा, आप चाहे तो वहीं से देख सकते हो। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन होता है वो किसी भी बिजनेस पे बहुत सारा इफेक्ट करता है और बेसिकली बहुत गलत तरीके से इफेक्ट करता है। सो इसलिए जो मेनली जो इन्वेस्टमेंट के जो टाइप होते हैं, जो एसेट क्लास होते हैं, उसको हमने इस वीडियो के लिए 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। जो पहला एसेट क्लास है या फिर बेसिकली जो पहला इन्वेस्टमेंट टाइप है वो है रुपीस वाले एसेट, जो दूसरा है वो है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, जो तीसरा है वो है प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है, सो बेसिकली इसके हिसाब से जो तीसरा जो हमारा क्लास है यानी जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो पहला क्लास है जो रुपीस वाले जो एसेट होते हैं उसका मैं मतलब आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो रुपीस वाले जो एसेट होते हैं वो इन्फ्लेशन में सबसे बेकार परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस पे या फिर बहुत सारे अलग अलग एसेट क्लास पे अलग अलग असर करता है। मीन्स मेनली सब पे बुरा ही असर करता है, लेकिन किस पे ज़्यादा बुरा असर करता है, किस पे कम बुरा असर करता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे एसेट क्लास होते हैं या फिर बिजनेसेस होते हैं जिसमें जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम बुरा असर करता है, और कौन से ऐसे एसेट क्लास होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ पे जो सबसे पहला एसेट क्लास आता है वो है रुपीस वाले एसेट। तो ये रुपीस वाले एसेट क्या होते हैं? रुपीस वाले एसेट यानी बेसिकली ऐसे एसेट जिसकी जो कीमत है वो फिक्स्ड है, यानी रुपीस के टर्म में उसकी कीमत जो फिक्स्ड है, यानी मीन्स उसकी जो कीमत है वो इतने इतने रुपीस होने वाली है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो कैश या फिर इस बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा होता है वो बेसिकली रुपीस वाले एसेट में आते हैं, यानी बेसिकली उसकी जो कीमत है वो फिक्स्ड है। यानी अगर हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें अगर 1 लाख रुपया पड़ा है तो वो पैसा 1 लाख ही होने वाला है, वो कम या फिर ज़्यादा नहीं होने वाला। सो बेसिकली ये जो रुपीस या फिर बेसिकली जो करेंसी डिनोमिनेटेड जो एसेट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन में सबसे बेकार परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रुपीस की बात नहीं करें, फिर मीन्स आपके एसेट किसी भी करेंसी में हो, फिर वो डॉलर में हो या फिर पाउंड में हो या फिर येन में हो या फिर बेसिकली चाइना की कौन सी है युआन, जिसमें भी हो, लेकिन वो जो करेंसी डिनोमिनेटेड जो एसेट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन में सबसे बेकार परफॉर्म करते हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो महंगाई बढ़ते जाती है, वैसे वैसे वो जो रुपीस की जो कीमत है या फिर जो करेंसी है उसकी जो कीमत है वो कम होती जाती है। यानी जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे डॉलर, येन, फिर यूरोस, पाउंड, रुपीस कुछ भी हो उसकी जो कीमत है वो कम होने वाली है। ठीक है, सो अब ये कैसे होता है? मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ जो करेंसी है उसकी कीमत कम कैसे होती है? इसका एग्जाम्पल देते हैं। समझ जाए आज चल रहा है बेसिकली 2020। ठीक है, सो 2020 में 10 रुपये का एक वड़ा पाव आता था। ठीक है, मैं बेसिकली मुंबई में रहता हूँ, सो बेसिकली मैं सिर्फ वड़ा पाव के बारे में ही सोचता हूँ, मुझे सिर्फ वड़ा पाव के एग्जांपल आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज वड़ा पाव की कीमत 10 रुपया है। ठीक है, और अभी आप फिलहाल 110 रुपये में 11 वड़ा पाव खरीद सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अभी 10 रुपये के एक वड़ा पाव के हिसाब से आप 11 वड़ा पाव खरीद सकते हो, लेकिन 2021 में जितनी भी चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई, यानी जो महंगाई है वो बढ़ गई। वो कितने % से बढ़ी? वो तकरीबन 10% से बढ़ी, यानी हर एक चीज़ की जो कीमत है वो 10% से बढ़ी। और हम यहाँ पे सोचते हैं कि जो वड़ा पाव वाले भैया है उन्होंने भी प्राइस 10% के हिसाब से बढ़ाया, उन्होंने ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाया, सिर्फ 10% के हिसाब से बढ़ा दिया। सो बेसिकली उन्होंने अपने वड़ा पाव का प्राइस 10% के हिसाब से बढ़ा के 10 रुपये से वड़ा पाव का प्राइस 11 रुपया कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली 2020 में आप 10 रुपये के एक वड़ा पाव खरीद सकते थे, यानी 110 रुपये के 11 वड़ा पाव खरीद सकते थे। लेकिन उसके अगले साल 2021 में जब इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया तब आप 11 रुपये का एक वड़ा पाव खरीद सकते हो, यानी 110 रुपये का आप सिर्फ 10 वड़ा पाव ही खरीद सकते हो। यानी आपकी जो रियल बाइंग पावर है, यानी आपके पैसे की जो रियल कीमत है, पहले आपका 110 रुपया 11 वड़ा पाव देता था, लेकिन अभी आपका जो 110 रुपया है वो सिर्फ 10 वड़ा पाव ही दे सकता है। यानी आपकी जो करेंसी है, बेसिकली रुपीस हो या डॉलर हो या फिर पाउंड हो, कुछ भी हो, उसकी जो कीमत है उसकी कीमत कम
हो चुकी है, ठीक है, मीन्स उसकी जो बाइंग पावर है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब उस पैसे से आप कम चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। सो ये जो रुपीज़ वाले एसेट क्लास होते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम देखने मिलती है। और बेसिकली ये जो रुपीज़ वाले एसेट क्लास होते हैं उसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती, उसमें सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट नहीं आते हैं, उसमें अगर हम एफडी की बात करेंगे या फिर आरडी की बात करेंगे या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है तकरीबन इन्फ्लेशन से कम का नहीं, तकरीबन 5 या फिर 6 या फिर 7-8% का, उसमें आपको जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो देखने मिलने वाले इन्फ्लेशन के। क्योंकि अगर हम एफडी की बात करेंगे सो एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो तकरीबन 5.5% के आजू बाजू है, और अगर किसी साल इन्फ्लेशन जो 10% के हिसाब से ऊपर चला गया सो बेसिकली आपके पैसे की जो कीमत है वो तकरीबन 10% नीचे जाएगी, और एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया इससे 5.5% ऊपर जाएगी, यानी कुल मिला के आपको तकरीबन 10% माइनस 5.5% यानी तकरीबन आपको 4.5% का लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये जो रुपीज़ वाले एसेट क्लास होते हैं वो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। अभी चलेंगे हम दूसरी एसेट क्लास की तरफ, और वो है नॉन प्रोडक्टिव एसेट। जैसा आपको मीन्स नाम से पता चलता है कि ये जो एसेट क्लास है वो प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव यानी वो बेसिकली कोई चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी वो हमें डिविडेंड नहीं देती है या फिर बोनस शेयर्स नहीं देती है, यानी बेसिकली उसकी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं होती है, उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं होता, उसका मीन्स बेसिकली अर्निंग्स ही नहीं होती, वो कुछ पैसा ही नहीं कमाती, सो बेसिकली वो प्रोड्यूस कैसे करेगी, यानी वो पैसा ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। सो वो चीज़ बेसिकली कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, ना वो अर्निंग्स प्रोड्यूस करती है, ना वो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करती है। सो अभी आप बोलोगे कि हम उसको खरीदते ही क्यों है, हम उसको इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने उस चीज़ को समझा है 10 रुपये में खरीदा है, सो कोई और हमसे उस चीज़ को खरीदने के लिए 10 रुपये से ज़्यादा रुपया देगा। ये कुछ ऐसा ही होता है कि समझ जाए हम एक पत्थर खरीद के 10 रुपये में लेके आए, यानी हम 10 रुपये में एक पत्थर खरीद के लेके आए ये सोच के कि कोई मुझे उस पत्थर के 20 रुपये देगा। सो ये कितनी खतरनाक चीज़ है। कोई हमें उस पत्थर के 20 रुपये दे भी सकता है, कोई नहीं भी दे सकता है, यानी समझ जाए अगर इन्फ्लेशन 10% के हिसाब से बढ़ी और जो पत्थर की कीमत है, कोई मीन्स आपको आपसे भी ज़्यादा सरफिरा इंसान मिल गया जिसने आपके पत्थर को खरीदने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं आपके पत्थर को खरीदूंगा लेकिन सिर्फ 11 रुपीज़ में ही खरीदूंगा, यानी 11 रुपये में ही खरीदूंगा, और बेसिकली इन्फ्लेशन उस साल 10% बढ़ गया, यानी आपका जो 10 रुपया था उसकी कीमत 10% कम हो गई, और आपको जो पत्थर बेचने पे बेसिकली 10% का प्रॉफिट हुआ, वो 10% या 10% का यहाँ पे लॉस हुआ इन्फ्लेशन की वजह से, 10% का यहाँ पे प्रॉफिट मिला आपको कोई एक सरफिरा मिलने की वजह से, जो बेसिकली मीन्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, और बेसिकली आपको लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन मेनली आपको ऐसे डील्स पे लॉस ही होती है। सो अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, असली में तो ऐसी कोई चीज़ करते नहीं हो, आप करते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई पेंटिंग या फिर कोई कार, यानी मीन्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलेक्टिबल्स होते हैं, जैसे कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है, कोई घड़ी कलेक्ट करता है। सो वो लोग सब यही सोच के वो घड़ी या फिर स्टैम्प को खरीदते हैं, या फिर कोई पुराना सिक्का होता है उसको खरीदते हैं कि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी, देन ये सब चीज़ें, कलेक्टिबल्स, कार, पेंटिंग, ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ गोल्ड भी उसी कैटेगरी में आता है। अभी आप पूछो कि गोल्ड कैसे है, मैं क्या सही सुन रहा हूँ? बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मैंने अभी गोल्ड का ही नाम लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में आता है। सो अभी आप बोलोगे कि ये जो एनालिस्ट होते हैं, ये सब जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको आपका पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो गोल्ड होता है वो इन्फ्लेशन के सामने एक हेज का काम करता है, यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड का जो प्राइस है वो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा बढ़ता है। सो मैं आपको बोलता हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत है, आपको मीन्स ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बेकार होती है। गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट होता है, वो आपको 1 रुपया भी कमा के नहीं देगा, वो आपको 1 रुपया भी प्रोड्यूस करके नहीं देगा, ना ही वो आपको डिविडेंड कमा के देगा। सो अभी आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन में उसका प्राइस बढ़ता क्यों है? इन्फ्लेशन में उसका प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो इन्फ्लेशन आती है जब, तब सब इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड एक हेज का काम करेगा, गोल्ड में पैसा डालना चाहिए, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। सो गोल्ड की जो डिमांड है वो कोई गवर्नमेंट सेट नहीं करती, या फिर बेसिकली कोई और चीज़ सेट नहीं करती, या फिर कोई एक क्या बोलते हैं एसोसिएशन सेट नहीं करती। गोल्ड का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई सेट करती है, ठीक है। सभी आप मुझे बोलोगे कि जब जब इन्फ्लेशन आती है तब तक गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है, यानी लोग हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तब आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, मीन्स ऐसा सब बोलने के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस बिल्कुल भी एक क्या बोलते हैं एकदम हिलती जुलती चीज़ है, वो एकदम डायनेमिक है, वो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री अपने आप को कभी कभी रिपीट करती भी है, कभी कभी नहीं भी करती। क्या पता आगे जाके लोग गोल्ड को जितना भाव देते हैं, यानी बेसिकली गोल्ड को इन्फ्लेशन का हेज समझते हैं, आगे जाके वही लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्फ्लेशन का हेज समझेंगे, और लोग गोल्ड को नहीं खरीदेंगे इन्फ्लेशन के टाइम, लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपने जो गोल्ड का जो खरीदा था उसकी जो कीमत है वो या तो नहीं बढ़ेगी
बढ़ेगी या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी या फिर वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसका डिमांड कम हो जाएगा। कोई भी इन्वेस्टर गोल्ड में पैसा डालेगा ही नहीं। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि बाकी सब लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रहे हैं। सो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के टाइम। सो अभी मैं गोल्ड क्यों खरीदूं? क्योंकि हम पहले गोल्ड क्यों खरीदते थे? गोल्ड हम ये सोच के खरीदते थे कि अभी मैं खरीद लेता हूँ, जब इन्फ्लेशन होगी तब कोई ना कोई बकरा इन्वेस्टर मुझे इस गोल्ड का ज़्यादा प्राइस देगा। लेकिन जब कोई लोग गोल्ड खरीदेगा ही नहीं, तब बेसिकली गोल्ड की क्या कीमत रह जाएगी? गोल्ड के पीछे उसके कोई अर्निंग्स नहीं, कोई डिविडेंड नहीं है। सो बेसिकली गोल्ड की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। क्या पता कभी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ऐसा बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। और बेसिकली आपको मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपने हिसाब से रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। मैंने भी यहाँ पागलपन किया था, मैंने भी गोल्ड खरीदा था, मैंने भी सोचा था भाई गोल्ड हेज करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। लेकिन फिर जब मुझे सच्चाई पता चली, वॉरेन बफेट जी ने जब ये चीज़ बताई, तब जाके मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा पागल था, मैंने गोल्ड क्यों खरीदा। ठीक है, सो बेसिकली आपको भी ये पागलपन नहीं करना चाहिए, आपको भी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड एसेट क्लास। अभी चलेंगे थर्ड एसेट क्लास की तरफ। तो जो थर्ड एसेट क्लास है वो है प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी ऐसे एसेट जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल यानी बेसिकली कोई एक बिजनेस या फिर कोई एक कंपनी जिसको आप पूरा खरीदते हो या फिर आप कुछ पार्ट खरीदते हो, यानी बेसिकली आप उसके शेयर खरीदते हो। ठीक है, सो जो बिजनेस होते हैं वो इन्फ्लेशन में अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। यानी बाकी के जो दो चीज़ें हमने बताई, यानी रुपीज़ वाले एसेट या फिर जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये बिजनेसेस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं, अगर समझ जाए कि कोई एक नॉर्मल बिजनेस है, उसकी जो प्राइसिंग पावर है वो भी अच्छी खासी है। सो अगर जो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, उसका जो रॉ मटेरियल है, यानी समझ जाए मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, ठीक है, सो अभी समझ जाए मैं पेंसिल बनाता हूँ। सो अगर इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है, उससे जो मेरा रॉ मटेरियल है, यानी अभी मैं लकड़े से पेंसिल बनाता हूँ, सो अगर लकड़े की प्राइस बढ़ेगी तो मैं पेंसिल की प्राइस भी बढ़ा दूंगा। सो मुझे ज़्यादा कुछ घाटा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास अच्छी खासी प्राइसिंग पावर है तो, क्योंकि लोगों को पेंसिल तो लगने वाले लिखने के लिए, ठीक है, सो इससे वो लोग भी ज़्यादा प्राइस पे करने वाले। लेकिन 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 यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हर एक बिजनेस एक जैसे नहीं होती, हर एक बिजनेस के पास एक जैसा प्राइसिंग पावर नहीं होता। कुछ कुछ बिजनेसेस के पास बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्राइसिंग पावर होता है, जैसे सिगरेट बिजनेसेस, बियर बिजनेसेस या फिर अल्कोहल बिजनेसेस या फिर इंश्योरेंस कंपनियाँ। ठीक है, उनके पास मीन्स एक अच्छा खासा प्राइसिंग पावर होता है। कुछ बिजनेसेस के पास इतना ज़्यादा अच्छा खासा प्राइसिंग पावर नहीं होता, जैसे कोई सीमेंट की कंपनी या फिर कोई कमोडिटी टाइप बिजनेसेस या फिर कोई डुप्लीकेट एफएमसीजी कंपनी, जो यानी मीन्स ऐसी कोई कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर में है लेकिन वो थोड़ी बहुत लो क्वालिटी का माल बनाती है, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसका माल सिर्फ इसलिए बिक रहा है, यानी लोग उसके माल को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका जो माल है वो बस सस्ते में मिल रहा है। यानी समझ जाए, जो अगर मैं यहाँ पे बिस्किट की बात करूंगा, तो जो पार्ले जी है वो पार्ले जी 5 रुपए में इतना बड़ा आता है, लेकिन जो दूसरी कंपनी का जो बिस्किट है वो 5 रुपए में इतना बड़ा आता है, तो मैं ये वाला खरीदूंगा। लेकिन 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 अगर ये जो रॉ मटेरियल है उसका अगर प्राइस बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, तब आपको जो रॉ मटेरियल है वो महंगे प्राइस में मिलेगा। तब या तो आपको जो बिस्किट है उसका जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो बिस्किट का पैकेट है उसको छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिकली पार्ले वाले जीत जाएंगे। यानी पहले बेसिकली जो पार्ले था वो 5 रुपए में इतना मिलता था, और जो डुप्लीकेट वाला जो बिस्किट था वो 5 रुपए में इतना मिलता था। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से पार्ले थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन आपका जो बिस्किट था वो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल काम आती है, पार्ले बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा बिस्किट बनाती है, जिसकी वजह से वो रॉ मटेरियल के सामने अच्छे से बार्गेन कर सकते हो, उसके पास अच्छा खासा प्राइसिंग पावर भी है। लेकिन आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है, आप अच्छे से बार्गेन कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए बेसिकली ये जो बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनियां होती है, जो शेयर्स होते हैं या फिर उस शेयर के पीछे बेसिकली कंपनी होती है, सो ये जो कंपनियां होती है वो इन्फ्लेशन में अच्छा खासा परफॉर्म करती है। अच्छा खासा परफॉर्म क्यों करती है? क्योंकि वो लोग बेसिकली अपनी चीज़ का प्राइस बढ़ा सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर शेयर प्राइस बढ़े ना बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड ही बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से मीन्स कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। ठीक है, मीन्स जब तक उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ता तब तक हम डिविडेंड से तो काम चला ही सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसलिए जब इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन अपने टॉप मोस्ट पे होता है, यानी इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा होता है, तब आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ऐसे वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके पास, और उसके पास अच्छी खासी प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, और वो कंपनी सस्ते दाम पे मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो बेसिकली इन्फ्लेशन में आपकी जो एसेट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना तय है। ठीक है, सो जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है।
करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये जो हमारी मेहनत है वो बेसिकली ये मेहनत अच्छी लगी, सो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना एंड देन उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और इस वीडियो को लाइक करना भी भूलना मत, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।